कक्षा 11वीं के लिए पाठ्य पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत अध्याय 5 और अध्याय का नाम है अधिकार। आज हम इसी अध्याय का भाग 1 करेंगे। अध्याय के इस भाग 1 में हम अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार की विशेषताएं या आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, अधिकार और दावे में क्या अंतर होता है, अधिकार कहाँ से आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अधिकार प्रकृति या भगवान ने दिए हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि अधिकार मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाए। ये भी जानेंगे। इसके अलावा मानव अधिकार क्या होती हैं, मानवीय गरिमा के बारे में एम्यूनल कार्ड के विचार भी जानेंगे और मानव अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का सार्वभौमिक घोषणा पत्र क्या कहता है, उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी अधिकार शब्द से परिचित होंगे। चित्र में आपके सामने 2 चित्र दिए गए हैं। एक तरफ RTI लिखा हुआ है और एक तरफ RTE लिखा हुआ है। इन दोनों शब्दों को आपने कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर पढ़ा होगा। RTI का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और RTE का अर्थ है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। वर्तमान समय में ये दोनों अधिकार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। Every human has rights। अब ये माना जाने लगा है कि मानव होने के नाते हर मानव के अधिकार है। आप उनके या उसके अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकते। एक सभ्य समाज की पहचान का एक आधार यह भी है कि उसने अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने नागरिकों को कितने अधिकार देता है, क्योंकि अधिकार ही वे सुविधाएं हैं जिन पर व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। वास्तव में अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। वी हैव राइट्स की तरह आप देख रहे हैं, इसमें यही दिखाया गया है कि हम सबके अधिकार। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिस प्रकार अन्य बातों पर चर्चा करते हैं, उसी प्रकार अब अधिकारों पर भी चर्चा करने लगे। लोगों को आपने देखा होगा कि जब भी सरकार उनके अधिकारों की अनदेखी करती है तो वो उन विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं। वास्तव में आज हम अपने अधिकारों को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए। आज यह विचार का विषय बन गया है कि वे कौन कौन से अधिकार हैं जिनके द्वारा मनुष्य के जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसी कारण लोकतांत्रिक देशों में अब नए नए अधिकारों की मांग करने लगी, जैसे सूचना का अधिकार। इस अधिकार के बारे में आपको पीछे बताया जा चुका है कि इस अधिकार के अंतर्गत आप किसी भी सरकारी विभाग से या दूसरे विभागों से एक मामूली फीस देकर कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ये अधिकार दे दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन, माई राइट, माई माइट, राइट टू नो, उसको जानने का अधिकार भी कहते हैं। इससे पहले, इस अधिकार से पहले सूचनाओं को व्यक्ति से दूर रखा जाता था। लोगों से आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार सूचना की पहुंच से उनको दूर रखा गया। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। अब आप इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा स्वच्छ वायु का अधिकार, सुरक्षित पेयजल का अधिकार, तो ये अधिकार भी अब उठने लगे। तो ये अधिकार पहले नहीं थे, लेकिन अब इनकी मांग की जाने लगी। अब तो यहाँ तक देखने में आया है कि हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करने लगे, जैसे अपना कैरियर चुनने का अधिकार। पुराने समय में बच्चे के भविष्य के बारे में निर्णय करने का जो अधिकार था वो माँ बाप का था, या फिर उसके गुरुजन उसको बताते थे कि उसने उसे किस फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन अब ये मांग उठने लगी है कि जो कैरियर चुनने का अधिकार है वो भी व्यक्ति का अपना मामला है। वो कौन सी फील्ड में जाना चाहता है, किस क्षेत्र में अपने भविष्य को बनाना चाहता है, ये उस पर उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार उसी व्यक्ति को होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को। लोग अब यह मांग करने लगे हैं कि उनको अपने निजी मामलों में भी अधिकार मिलने चाहिए, जैसे निजता का अधिकार। तो अब लोग अधिकारों के प्रति ज़्यादा सतर्क हो गए। आज केवल वयस्क मनुष्यों के लिए ही अधिकारों की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि बच्चों, गर्भ में पल रहे भ्रूणों और यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी अधिकारों की मांग उठी। अगर आप देखें तो बच्चों के लिए भी अब अधिकारों की मांग उठी है। ये माना जाने लगा है कि जिस प्रकार वयस्कों के अधिकार होते हैं उसी प्रकार बच्चों के भी अधिकार होते हैं। चित्र में आप राइट टू बी हेल्थी, बच्चों को अधिकार है कि वो स्वस्थ रहें। राइट टू बी एजुकेटेड, बच्चों को अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें बढ़िया से बढ़िया। राइट टू बी अ चाइल्डहुड, उनका एक बचपन होना चाहिए। राइट टू बी हर्ड, उनको सुने जाने का अधिकार होना चाहिए। और राइट टू बी ट्रीटेड फेयरली, उनके साथ ठीक प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों के अधिकारों की मांग भी आज सामने आई। इसी प्रकार गर्भ में पल रहे भ्रूण, ये माना जाने लगा है उसके भी अधिकार है। गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है, चाहे वो नर है या मादा है, उसको इस दुनिया में आने का अधिकार है। आप उसको किसी भी तरह से उसके गर्भ में ही खत्म नहीं कर सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या पाप है, इसके खिलाफ अब कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मांग उठी है। लोगों ने इसको लेकर आंदोलन किए हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, लड़कियां 800, लड़के 1000, कौन है इसका जिम्मेदार? नो फीमेल नो फैमिली। अगर लड़की ही नहीं रहेगी तो फिर परिवार कहाँ से बचेगा? अजन्मी बेटियां करें पुकार, मुझे भी तो जीने का अधिकार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोग सिर्फ बड़े लोगों के अधिकारों की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि बच्चों और यहाँ तक कि गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है उसके अधिकारों की भी मांग की जा रही है। और यहाँ तक कि अब जानवरों के लिए भी अधिकारों की मांग उठी। मेनका गांधी द्वारा स्थापित पीपल फॉर एनिमल्स एक ऐसा ही संगठन है, सुना होगा आपने इसका नाम, जो पशुओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाता है। इस संगठन का मानना है कि मनुष्यों की तरह पशुओं के भी अधिकार होते हैं, मनुष्यों की तरह पशुओं के भी अधिकार होते हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। जब वो इस संसार में आए हैं तो उनके भी अधिकार हैं। तो ये जो संगठन है पीपल फॉर एनिमल, वो आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज की इंजेक्शन लगाता है, उनकी देखभाल करता है। इसके अलावा इस संगठन ने इस बात की भी मांग की है कि प्रयोगशालाओं में विभिन्न अलग अलग दवाइयों को लेकर जो जानवरों के ऊपर टेस्टिंग की जाती है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि वे बेजुबान जानवर हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेस्टिंग के नाम पर उन पर अत्याचार किए जाए। इन सब बातों के कारण अधिकार एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, जिसको जानना जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार एक ऐसा दावा है जो यह बताता है कि मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यह ऐसी चीज है जिसको हम अपने लिए जरूरी समझते हैं और जिसे शेष समाज भी एक वैध दावे के रूप में स्वीकार करता है। तो उस व्याख्या को पढ़ने के बाद 3 बातें स्पष्ट होती हैं कि अधिकार एक दावा है जिसको व्यक्ति अपने लिए जरूरी समझता है और साथ में समाज भी उसको उसके लिए स्वीकार करता है। तो अधिकार सिंपल से साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिकार एक दावा है जिसे व्यक्ति अपने लिए जरूरी समझता है
और बाद में समाज भी उसको स्वीकार करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर वह चीज़ जिसे एक व्यक्ति अपने लिए ज़रूरी समझे वह अधिकार है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है कि वह स्कूल के लिए निर्धारित वर्दी न पहनकर अपनी पसंद के कपड़े पहनकर स्कूल जाए। एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है कि वह देर रात तक घर से बाहर रहे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार स्कूल के लिए जो चाहे वह पहनने का अधिकार है अथवा जब चाहे तब घर लौटने का अधिकार है। वास्तव में वही दावा अधिकार माना जाता है जिसे हम अपने लिए जरूरी समझते हैं और शेष समाज भी जिसे एक वैध दावे के रूप में स्वीकार करता है। तो इस पूरे वर्णन से ये बात स्पष्ट होती है कि अधिकार एक दावा है जिसको व्यक्ति अपने लिए जरूरी समझता है, लेकिन जरूरी वो हर चीज़ को समझता है। और तीसरी कंडीशन है जिसको समाज एक वैध दावे के रूप में स्वीकार करता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समाज द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समाज द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, उन सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। अधिकार के अर्थ को परिभाषाओं के द्वारा और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो एक दो विभिन्न विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं कर लेते हैं। लास्की की परिभाषा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। राइट्स आर दोज कंडीशन और सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। सामाजिक जीवन की अवस्थाएं हैं और ये वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। एक और विद्वान बोसांके कहता है कि अधिकार एक मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो वो अधिकार को एक मांग कहते हैं और उनका कहना है कि ये ऐसी मांग है जिसे बाद में समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। A right is a claim recognized by society and enforced by state। तो अधिकार के अर्थ और अधिकार की विशेषताओं के आधार पर, अधिकार की परिभाषाओं के आधार पर अधिकार की कुछ विशेषताएं बताई जा सकती है या अधिकार के कुछ आवश्यक तत्व बताए जा सकते हैं। उसमें अधिकार की पहली विशेषता है कि अधिकार एक मांग है। कैसी? अधिकार एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से अपने लिए सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक मांग है। यह मांग व्यक्ति समाज से करता है। तो अधिकार, एक व्यक्ति अपने लिए सुविधाएं चाहता है और वो एक मांग के रूप में इसे समाज के सामने रखता है। तो हम पहली विशेषता ये है कि अधिकार एक मांग है। दूसरा, यह मांग उचित होनी चाहिए। अधिकार एक मांग तो है, लेकिन दूसरी उसकी विशेषता स्पष्ट होती है कि जो मांग है वह उचित होनी चाहिए। केवल उसी मांग को अधिकार कहा जाएगा जो उचित हो तथा जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। केवल उसी मांग को अधिकार जो उचित हो, और साथ में एक और लगा हुआ है कि जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। कोई भी ऐसी मांग जो अनुचित हो उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलने या आत्महत्या की मांग करे तो ऐसी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मांग उचित नहीं है। तीसरी विशेषता है कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकार होने चाहिए। व्यक्ति की कोई भी मांग तब तक अधिकार नहीं बन सकती जब तक समाज उसे स्वीकार न करे। और समाज व्यक्ति की केवल उन्हीं मांगों को स्वीकार करता है जो सभी के विकास के लिए जरूरी होती है। अतः केवल उसी मांग को अधिकार कहा जाएगा जिसे समाज स्वीकार करता है। तीन बातें हमने अभी तक की है कि अधिकार एक मांग है, लेकिन दूसरी मांग उचित होनी चाहिए, और तीसरी है कि जिसे समाज स्वीकार करता है, समाज की नजर में वो सही मांग होनी चाहिए। चौथी विशेषता है अधिकार सभी के लिए समान होते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं
कि जब अधिकार प्रदान किए जाते हैं, फिर चाहे वो बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, अपाहिज है, सबको अधिकार समान रूप से दिए जाते हैं। अधिकार सभी के लिए समान होते हैं, क्योंकि अधिकार वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए अधिकार किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को नहीं दिए जाते हैं, बल्कि सभी को समान रूप से दिए जाते हैं, ताकि सभी अपने जीवन का विकास कर सकें। पांचवा आवश्यक तत्व है अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, तराजू में रखे हुए हैं, एक तरफ ड्यूटीज हैं और एक तरफ राइट्स हैं, अधिकार हैं और एक तरफ कर्तव्य हैं, और दोनों को बराबर दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के जितने अधिकार होते हैं उसके उतने कर्तव्य भी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति के जितने अधिकार होते हैं उसके उतने कर्तव्य भी होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया गया है, तो उसका यह कर्तव्य भी बनता है कि वह दूसरों को भी बोलने दे। अतः अधिकार मांगने के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। सिर्फ अधिकार मांगना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना भी जरूरी है। वास्तव में कर्तव्यों का पालन किए बिना व्यक्ति अधिकारों का अधिकारी नहीं बन सकता है। छठी विशेषता है अधिकार बदलते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अधिकार स्थायी नहीं होते, बल्कि देश और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। हर देश ने अपने नागरिकों को अलग अलग अधिकार दे रखे हैं। किसी देश में ज़्यादा अधिकार है तो किसी देश में कम अधिकार है। इसी प्रकार जैसे जैसे समय बदलता है, अधिकार भी बदलते हैं। पुराने समय में लोगों के अधिकार कुछ अलग प्रकार के थे, और वर्तमान समय में जिस प्रकार आज परिस्थितियां बनी हुई हैं, लोग अलग प्रकार के अधिकारों की मांग करते हैं, तो उनको अलग प्रकार के अधिकार दिए गए। सातवां है अधिकार असीमित नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि अधिकार ये नहीं है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि उन पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाई गई। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को जो अधिकार मिले होते हैं उन पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगी होती हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इस अधिकार पर यह पाबंदी भी लगी हुई है कि वह दूसरों को गालियां न दे। आठवीं विशेषता है राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे? जहां राज्य लोगों को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, वहीं वह इन अधिकारों की रक्षा भी करता है। अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य संविधान में अनेक प्रकार के प्रावधान करता है। मौलिक अधिकारों के बारे में आपने सुना होगा। 6 मौलिक अधिकारों में से जो छठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार में नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। तो इस प्रकार जहां राज्य लोगों को अधिकार प्रदान करता है, वही उनकी रक्षा भी करता है। 9वीं विशेषता है अधिकार व्यक्ति की बेहतरी के लिए आवश्यक होते हैं या व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अधिकार लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं, क्योंकि ये सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकार व्यक्ति की दक्षता और प्रतिभा को विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति को विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। तो शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होता है। लेकिन यदि कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदायक हो, तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता है। हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदायक, तो उसको हम अधिकार नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए।
नशा मौत का कारण है, इससे दूर रहें, ये आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे नशा करने से आपके जीवन का विकास नहीं होता, आपका कल्याण नहीं होता। तो जितना हो सके नशे से बचा जाना चाहिए। अधिकार और दावे में अंतर, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिकार और दावे में अंतर क्या है। दावा एक मांग होती है जिसका उचित होना जरूरी है, लेकिन व्यक्ति की हर मांग दावा नहीं हो सकती है, क्योंकि मांग उचित भी हो सकती है और अनुचित भी हो सकती है। तो पहले हम बता रहे हैं कि दावा एक मांग है, लेकिन उसका उचित होना जरूरी है। अगर आपकी कोई मांग उचित नहीं है तो उसको हम दावा नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को लूटने की मांग को दावा नहीं कहा जा सकता है। जिन दावों को समाज स्वीकार कर लेता है तथा राज्य लागू कर देता है वे अधिकार बन जाते हैं। तो दावा आप समझ गए हैं कि एक मांग है, उस मांग का उचित होना जरूरी है, और बाद में जिस मांग को समाज स्वीकार कर लेता है और राज्य लागू कर देता है वो अधिकार बन जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दावा है वो अधिकार की पहली शर्त है। अंतर दोनों में किस तरह से किया जा सकता है? अधिकार वे दावे होते हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है, लेकिन सभी दावे अधिकार नहीं होते, क्योंकि जिन दावों को समाज स्वीकार नहीं करता वे अधिकार नहीं बनते। दूसरा, दावे अधिकार बनने की पहली अवस्था है। यदि किसी दावे को राज्य कानूनी मान्यता दे देता है तो वह अधिकार बन जाता है। पीछे हमने किया है, अधिकार दावा एक मांग है जिसका उचित होना जरूरी है, और उसके बाद जिसे समाज स्वीकार करता है वो राज्य लागू कर देता है। तो जिन दावों को राज्य कानूनी मान्यता दे देता है वो अधिकार बन जाते हैं। दावों को राज्य की गारंटी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ समाज के द्वारा स्वीकार होते हैं, कहीं ऐसा हो सकता है, जबकि अधिकारों को राज्य की कानूनी गारंटी या कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। चौथा अंतर है दोनों में, सभी दावे अधिकार नहीं होते जबकि सभी अधिकार दावे होते हैं, क्योंकि दावा पहले एक मांग होती है, फिर वो समाज उसको स्वीकार करता है उसके उचितता के आधार पर, और फिर राज्य उसको लागू करता है। तो जितने भी दावे हैं, जब उनको राज्य स्वीकार कर लेता है, कानूनी मान्यता दे देता है, तो अधिकार बन जाते हैं। तो सभी अधिकार दावे होते हैं, लेकिन सभी दावे अधिकार नहीं होते हैं। प्रश्न पैदा होता है कि अधिकार कहां से आते हैं, कौन हमें अधिकार दे? क्या भगवान ने हमें अधिकार दिए? क्या प्रकृति ने हमें अधिकार दिए? या मनुष्य ने अपने लिए अपने अधिकार अपने आप बनाए? इसको इस भाग में जानेंगे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अधिकारों के बारे में यह धारणा प्रचलित थी कि अधिकार प्रकृति या ईश्वर की देन। उस जमाने में यह माना जाता था। इस धारणा का समर्थन जॉन लॉक ने किया है। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स में जॉन लॉक ने कहा था कि व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार होते हैं। 1 जीवन का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, और नंबर 3 संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक को आप पढ़ रहे हैं। 3 प्राकृतिक अधिकार उन्होंने बताए हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट। वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है, सरकार का जो उद्देश्य है, इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। इफ गवर्नमेंट डज नॉट डू दिस, पीपल शुड ओवरथ्रो गवर्नमेंट। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो लोगों को चाहिए कि वैसी सरकार को उखाड़ फेंके। जॉन लॉक का कहना था कि ये अधिकार मानव को जन्म से ही प्रकृति द्वारा दिए गए। तो पुराने 17वीं 18वीं शताब्दी में जो धारणा प्रचलित थी अधिकारों के बारे में, वो ये थी कि जो अधिकार है वो मानव को जन्म से ही प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, अर्थात इन अधिकारों को देने वाला कोई राज्य या सरकार नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति या शासक इन्हें हमसे नहीं छीन सकता है। उनका यह भी कहना था कि मनुष्य के अन्य सभी अधिकार इन 3 बुनियादी अधिकारों से निकले।
हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, लेकिन व्यक्ति होने के नाते हमें ये अधिकार मिलने ही चाहिए। 1776 में जब अमेरिकी राज्यों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा की गई, पहले अमेरिका पर भी ब्रिटेन का अधिकार था, तो 1776 में जब अमेरिकी राज्य ब्रिटेन की गुलामी से स्वतंत्र हुए, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो उस घोषणा में यह भी कहा गया था कि सभी मानव समान पैदा होते हैं तथा भगवान ने उन सभी को अभिन्न अधिकार दिए। अभिन्न अधिकार का मतलब है कि जो मानव से अलग नहीं किए जा सकते। ऐसे अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और खुशी प्राप्त करने के अधिकार को शामिल किया जा सकता है। तो उस घोषणा में एक और प्राकृतिक अधिकार को जोड़ा गया था और वो था खुशी प्राप्त करने का अधिकार। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र द डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जारी किया, तो उसमें भी यह कहा गया था कि सभी राजनीतिक संस्थाओं का मतलब सरकारों का उद्देश्य मानव के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। ऐसे अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और खुशी प्राप्त करने के अधिकार को शामिल किया जा सकता है। तो फ्रांसीसी अधिकारों का जो मानव अधिकारों के बारे में घोषणा पत्र जारी हुआ था, ये आप देख रहे हैं, तो उसमें कई प्रकार के लोगों को अधिकार दिए गए थे। इसी घोषणा पत्र में नागरिक अधिकारों के बारे में यह भी कहा गया था कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार भी समान होते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ उन कामों को करना है जिनसे दूसरों को कोई नुकसान नहीं। संपत्ति का अधिकार एक पवित्र अधिकार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि कानूनी प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों के विचार का प्रयोग राज्य अथवा सरकारों की स्वेच्छाचारी शक्ति पर रोक लगाने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय राजा तानाशाह होते थे और वे लोगों के अधिकारों की अनदेखी करते थे। तो कोई ना कोई ऐसी धारणा लेकर आनी जरूरी थी ताकि राजा भी उन अधिकारों को माने जो व्यक्ति को मिलने चाहिए। इसलिए उस समय प्राकृतिक अधिकारों की धारणा प्रचलित थी। लेकिन हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द की जगह है मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब यह माना जाने लगा है कि ऐसे कोई नियम आदर्श नहीं है जिन्हें प्रकृति ने या ईश्वर ने बनाया है। अब यह धारणा बिल्कुल बदल गई है और अब यह माना जाने लगा है कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो भगवान ने दिया हो या प्रकृति ने दिया हो। अब यह माना जाने लगा है कि इस धरती पर जो भी नियम या आदर्श हैं वास्तव में वे मनुष्य ने ही अपनी भलाई के लिए बनाए हैं। अब अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखा जाने लगा है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा है। अब अधिकारों को भगवान द्वारा दिया हुआ नहीं माना जाता है। अब ये साफ हो गया है कि अधिकार व्यक्ति ने ही बनाए हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बनाए हैं। मानव अधिकार क्या होते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि मानव अधिकार होते क्या है। मानव अधिकार काफी सारे हम कह सकते हैं। असेंबली है, इकट्ठा होने का, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, घूमने फिरने का, रिलीजन है, कोई भी धर्म अपनाने का, स्पीच बोलने का, इंफॉर्मेशन, प्रेस। तो इस प्रकार आप इस चित्र में बहुत सारे मानव अधिकारों को देख सकते हैं। प्रत्येक उस अधिकार को मानव अधिकार कहा जाता है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास, उसके सम्मान, उसकी स्वतंत्रता, उसके गौरव तथा उसकी आंतरिक खुशी से संबंधित होता है।
प्रत्येक उस अधिकार को मानवाधिकार कहा जाता है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास, उसके सम्मान, उसकी स्वतंत्रता, उसके गौरव और उसकी आंतरिक खुशी से संबंधित होता है। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है, डिग्निटी होती है, इसलिए वह अपने आप में बहुमूल्य है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि स्वतंत्र रहने के लिए पैदा हुआ है। आदमी का मान सम्मान है, उस मान सम्मान को जानवरों के समान नहीं माना जा सकता है। तो मानवीय गरिमा के बारे में इमैनुअल कांट के विचार बड़े सुंदर विचार हैं उनके। क्या कहते हैं? इमैनुअल कांट का चित्र आप देख रहे हैं। एवरी मैन इज टू बी रिस्पेक्टेड एज एन एब्सोल्यूट एंड इन हिमसेल्फ। प्रत्येक मानव का सम्मान होना चाहिए। एंड इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द डिग्निटी। और कहते हैं उसकी गरिमा के खिलाफ ये एक अपराध है, दैट बिलोंग्स टू हिम, जो गरिमा उससे जुड़ी हुई है। एज अ ह्यूमन बीइंग टू यूज हिम एज अ मेयर मीन्स फॉर सम एक्सटर्नल पर्पस। और किसी से बाहरी उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना वो गलत है। इमैनुअल कांट 18वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने मानवीय गरिमा के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था, हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समान मूल्य की कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है, लेकिन जो सभी कीमतों से ऊपर हो और जिसके कोई समान न हो उसकी गरिमा होती है। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है, इसलिए वह अपने आप में बहुमूल्य। वो आदमी जो है, मनुष्य जो है, चीज नहीं है, वो सभी चीजों से ऊपर है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बल्कि उसकी गरिमा है, इसलिए वह बहुमूल्य है। कांट के कहने का मतलब यह था कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब हो सकता है, शक्तिहीन हो सकता है, बेईमान हो सकता है, यहाँ तक कि अनैतिक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही, कम से कम ही सही, लेकिन सम्मान पाने का हकदार है। इसलिए लोगों के साथ नैतिकता से पेश आना चाहिए। इस प्रकार कांट ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की है। उनकी यह नैतिक अवधारणा 4 बातों पर बल देती है। पहला, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दूसरा, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। तीसरा, हमें लोगों के साथ उस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि हम चीज़ों या जानवरों के साथ करते हैं। और चौथा, हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि आखिरकार वे भी मनुष्य हैं। तो मानव गरिमा के बारे में कांट ने बड़े सुंदर विचार दिए। मानव अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया और लागू किया। तब से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष आप 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और सोचते हैं कि 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद हैं या 30 धाराएं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 30 मानवाधिकार दिए गए हैं। इन 30 अनुच्छेदों में उन अधिकारों की व्यवस्था की गई है जो मनुष्य होने के नाते
व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। इनमें से कुछ अधिकारों की चर्चा हम इस भाग में करेंगे, सभी की नहीं की जा सकती। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को दास बनाकर नहीं रखा जाएगा। तीसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ निर्दयी, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध गिरफ्तार या नज़रबंद नहीं किया जाएगा और न ही किसी को देश निकाला दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सातवां, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सीमाओं में घूमने फिरने और रहने का अधिकार होगा। आठवां, पुरुषों और स्त्रियों को जाति, धर्म और राष्ट्र के प्रतिबंधों से मुक्त विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार होगा। जाति धर्म की उसमें पाबंदियां नहीं आएंगी। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी। प्रत्येक व्यक्ति को एकल, अपने आप या दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार होगा। अत्याचारों से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे देशों में शरण प्राप्त करने का अधिकार होगा। 12वां है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार होगा। और 13वां है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन का अधिकार होगा जो उसके और उसके परिवार के कल्याण के लिए जरूरी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए लगभग सभी देशों ने इन अधिकारों को अपने संविधान में जगह दी है। लोगों को ये मानव अधिकार देने की कोशिश की है ताकि मनुष्य होने के नाते वो अपना विकास कर सके। धन्यवाद।